जैसा मैंने बता रखा था सबको, गुड मॉर्निंग, जैसे मैंने उस दिन सबको बता रखा था कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विषय पाठ्यक्रम की एक वीडियो ऑलरेडी क्लास की हम डाल चुके हैं। विषय पाठ्यक्रम जो बच्चा देखना चाहता है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा बेटा, वो उस वीडियो के पाठ्यक्रम को देख लेगा तो मिल जाएगा उसको। वीडियो अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, केवल जाकर यूट्यूब पे उसको देख लेना है तो उससे उसको यह पता चल जाएगा कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है पैट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेखपाल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी सिपाही के लिए। वीडियो के लिए, समीक्षा तैयारी के लिए। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, 4 से 5 क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए आज हमारी अपनी परिचर्चा जो होगी वो विविध पर होगी। किस पर होगी? विविध पर होगी। आ जाइए भाई, सबको जल्दी जल्दी आ जाइए, सब लाइव आ जाइए भाई। सब धीरे धीरे लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी। सब कमेंट कर दीजिए एक बार, सबको लाइव कर दीजिए एक बार, ताकि ये लगे कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितने लोग इच्छुक हैं और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी में कितने लोग जाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको पीडीएफ में पढ़ा दे रहा हूँ एक अक्षर कि स्टेट गवर्नमेंट संबंधित क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद एक पूरा होल विविध आपको मैं अकेले अपने लिख कर समझा दूंगा, तो दोनों चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जो आपको विविध दिखाई दे रहा है, विविध का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश से संबंधित नॉर्मल जो घटनाएं घटित हैं। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या रहा है, उत्तर प्रदेश के पहले राजधानी क्या रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मुख्यालय बनाए गए, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सेंट्रल जेल्स हैं, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं, कितनी जनसंख्या है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना जन मृत्यु दर है, इस सब के बारे में किसमें बताया जाएगा? विविध में बताया जाएगा। इसीलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप बिल्कुल भी इस क्लास को 1 मिनट भी मत छोड़िएगा। जो भी काम करना है इस क्लास की बात करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पैट का एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। पैट का सिलेबस क्या है, उसमें जीएस में 4 से 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से आने ही आने। आइए सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सभी को जुड़ जाइए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। जिंदा है तो जिंदा होने की प्रक्रिया को भी दिखाएं, दिखे भी कि आप जिंदा हैं। केवल मुर्दे की तरह बैठे हैं तो कोई मतलब जिंदा रहने का नहीं। एक गुरु आपके लिए खड़ा है, एक शिष्य बैठ कर पढ़ रहा है, तो शिष्य का ये फर्ज है, उसकी ये दायित्व है, वो ईमानदारी से अपने उस गुरु के वीडियो को अपने हर मित्र तक पहुंचाए। ये उसकी लायबिलिटी है, उसका दायित्व है, ये उसका प्यार है। ये देखिए भाई, पहले नंबर पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है। देखिए भाई, 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रहा है। क्या रहा है? उत्तर पश्चिम प्रांत। कब? 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रहा है। इसके बाद 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम का नाम बदला और इसके साथ एक चीज और जुड़ गई, आगरा और अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध, यह नाम पड़ा 1877 में। खूब ईमानदारी समझिए डेटा को, नाम कैसे कैसे परिवर्तित होते गए बेटा टाइम टू टाइम। 1902 में इसे आगरा अवध संयुक्त प्रांत कहा गया। आगरा अवध संयुक्त प्रांत कहा गया। 1936 में 1937 में इसी का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत पड़ गया। क्या पड़ गया? 1937 में इसका नाम बदल क्या पड़ा? संयुक्त प्रांत पड़ गया। यूनाइटेड स्टेट कहा जाने लगा इसे। 12 जनवरी 1950, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 जनवरी 1950 को इसी संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जब भारत आजाद हुआ तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया उत्तर प्रदेश। क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। 12 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। 26 जनवरी 1950 को जब भारत स्वतंत्र भारत गणतंत्र भारत में बदलता है तो भारत का यह पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। यह पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। तो उत्तर प्रदेश का नाम क्लियर हुआ भाई?
क्लियर है? इसका नाम पहले रखा गया 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, उसके बाद 1902 में आगरा अवध संयुक्त प्रांत कहा गया इसे, 1937 में इसी का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत यूनाइटेड स्टेट कहा गया, 12 जनवरी 1950 को भारत की आजादी के पश्चात इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है। बहुत क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से बात। यही विविध है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या रहा है। अब आ जाइए और आगे। इसकी जो राजधानी आपको दिखाई दे रही है, देख लीजिए, डेटा देखते चलिएगा बहुत गंभीरता से। इसकी राजधानी 1836 से आगरा रही है। क्या रही है? 1836 से क्या रही है भाई? आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है। 1858 से इलाहाबाद रही है। 1858 से क्या रही है? इलाहाबाद रही है। जिस राज्य में प्रयागराज जिसे आज कहते हो, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो 1858 में इसकी राजधानी क्या रही है? इलाहाबाद रही है। 1924 से उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी लखनऊ हो गई है। 1924 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से आधा इलाहाबाद आधा लखनऊ हो गई है। 1935 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की संपूर्ण राजधानी हो गई। तो ये याद रखिएगा, 1935 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की संपूर्ण राजधानी हो गई है। 1836 में आगरा रही, 1858 में इलाहाबाद रही, 1935 में लखनऊ उसकी राजधानी हो गई। उत्तर प्रदेश का विभाजन भी हुआ है बेटा। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश विभाजन कब हुआ है? उत्तर प्रदेश विभाजन मतलब होता है कि एक राज्य से काटकर एक नए राज्य की स्थापना हुई। एक राज्य उत्तर प्रदेश से काटे गए 13 जिले, उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर किस राज्य की स्थापना हुई? उत्तराखंड की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का भाग पहले उत्तराखंड राज्य रहा है, बाद में 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटे गए हैं। ये देखिए 13 जिले लिखा हुआ है, और उत्तराखंड की, यूके की स्थापना, उत्तराखंड की स्थापना की गई। अब कोई डाउट है? अगला पॉइंट आइए। क्षेत्रफल देख लीजिए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में ये अपना फैलाव रखता है। उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में अपना फैलाव रखता है, और उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 किलोमीटर है। ये 7.33% क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का अपने पास रखता है। अगर ये भारत का क्षेत्रफल है, इसमें से 7.33% क्षेत्रफल किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। पूरे भारत का जमीन का कितना प्रतिशत जमीन उत्तर प्रदेश के पास है? 7.33। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चौथा स्थान रखता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य राजस्थान है। कोई डाउट है? बहुत मजे से पढ़ रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। खूब कायदे से मैंने कहा था आपसे कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, 1-2 बार ये वीडियो देखिएगा तो मेरा विश्वास तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान सर की आवाज ही तुम्हारे कान को टच कर जाएगी। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश अपना फैलाव रखता है। भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश अपने पास रखता है। भारत के संपूर्ण राज्यों में चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आता है। इतनी बात क्षेत्रफल में, ठीक है भाई। इसकी जो लंबाई है 650 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। इसका मतलब यह लंबाई में अधिक क्षेत्रफल लगता है और चौड़ाई में अपने आप को सिकोड़ लेता है। विस्तार देखिए, मैंने यहां लिखी दिया विस्तार 650 किलोमीटर, ये पूरा से पश्चिम लंबा रखा है, और उत्तर से दक्षिण ये सिकुड़ा हुआ है। 240 किलोमीटर की अपनी चौड़ाई रखता है। इसका मतलब लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम है। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की स्थापना उच्च न्यायालय की जो हुई है वो 1866 में हुई है बेटा। कब हुई है? 1866 में उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायालय की स्थापना हुई है। आइए आगे। कोई डाउट नहीं हो रहा होगा ना भाई?
बहुत क्लियर समझिएगा एक पॉइंट को, पीडीएफ के माध्यम से समझा रहा हूं। उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की जो स्वीकृति रखी गई है वो 160 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 160 रखी गई है। पारिवारिक मामले हेतु जो न्यायालय की स्थापना हुई है वो 1884 में हुई है। पारिवारिक न्यायालय के लिए जिस न्यायालय की स्थापना की गई, कब की गई है? वो 1984 में की गई। कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर है ना भाई। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों की संख्या उच्च न्यायालय में कितनी होती है? मैक्सिमम तो 160। पूछा जाए पारिवारिक मामले के निस्तारण के लिए न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1984। खूब कायदे से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय कितने हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर के न्यायालय कितने हैं? अगर कंपनी लॉ के द्वारा कोई हेर बदल होती है तो उसके अंदर कहां-कहां जिले में कितने न्यायालय बनाए गए हैं, इसको समझने की देरी है। न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित कंपनी लॉ को अगर टच करना है तो कौन से जिले में बनाए गए वो न्यायालय? 6 हैं। कितने बेटा? 6 हैं। एक प्रयागराज में है, एक आगरा में है, एक लखनऊ में है, एक मेरठ में है, एक कानपुर में है, एक गोरखपुर में। तो 1 2 3 4 5 6 यही 6 न्यायालय बनाए गए हैं। किसके लिए? उद्योग धंधों के लिए। अगर आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपनी लॉ 1956 या 2013 में कोई प्रॉब्लम है मजदूर को या उद्योग को, तो कहां दरवाजा खटखटाएगा? औद्योगिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 18 मंडल में कितने औद्योगिक न्यायालय हैं? 6 औद्योगिक न्यायालय हैं। एक प्रयागराज में है, एक आगरा में है, एक लखनऊ में है, एक मेरठ में है, एक कानपुर में है और एक गोरखपुर में। श्रम न्यायालय श्रम न्यायालय कहोगे सर, श्रम न्यायालय का मतलब पहले बताइए। श्रम न्यायालय क्या? लेबर जुडिशरी। तो 20 है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने श्रम न्यायाधिकरण है? 20 हैं। अगर कोई लेबर लॉ में प्रॉब्लम करता है, यदि कोई श्रमिक लॉ में प्रॉब्लम करता है, तब वो आप कहां दरवाजा खटखटाएंगे? लेबर लॉ का। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1 जुलाई 1952 से प्रारंभ हो गई। 150 जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भारत में 150 में है और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पूरे भारत में 1950 में है। उत्तर प्रदेश में कब है? 1952 से है। कोई डाउट है? अगर पूछा जाए भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तो बताइए 1950। तो पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब से स्वीकार किया गया? 1952। कोई डाउट है? कहोगे ना सर एक बात बताइए, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम होता क्या है? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का मतलब है 18 बीघे उपजाऊ जमीन से अधिक जमीन आपके पास है, सरकार उसको अपने पास ले लेगी, जबरन ले लेगी। आपको देना पड़ेगा। जमींदारी उन्मूलन का मतलब है जो भूमिहीन किसान हैं उन तक भी जमीन पहुंचे और वो भी एग्रीकल्चर लैंड का प्रयोग कर सकें। पहले लोगों के पास बेटा 1-1 बीघे जमीन हुआ करती थी और जब उनके पास 1-1 बीघे जमीन हुआ करती थी तो 10-20 बीघे जमीन, 25 बीघे जमीन, 50 बीघे जमीन पे खेती करते थे और 900 बीघे जमीन, 950 बीघे जमीन उनकी ऐसे ही पड़ी रहती थी। राजवाड़ा परिवार हुआ करते थे और उस पर कोई उत्पादन नहीं हुआ करता था। सरकार को कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जनसंख्या का दबाव देखते हुए 1950 में भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को लागू किया गया ताकि सब भूमिहीन किसान जो किसानी करना चाहते हैं उनको भी जमीन मिल सके और भारत देश के अंदर उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसीलिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? 1950 को। 1 जुलाई 1952 से उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। क्लियर है? लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आइए, उत्तर प्रदेश का चिन्ह समझिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से चिन्ह हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, कब लागू किए गए, कोई इंपॉर्टेंट तो बता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस व क्रोच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह दो मछली एक तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की उपराष्ट्रीय भाषा उर्दू है। 1989 को इसको पारित किया गया है। 1947 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। कोई डाउट है? अब आइए पीछे पीडीएफ में देख लीजिए।
राजकीय पुष्प पलाश है, बता चुका हूं मैं। 2011 को मनोनीत किया गया है इसको। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पुष्प क्या है? पलाश है। उत्तर प्रदेश राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश राजकीय भाषा 1947 हिंदी, 1989 उर्दू को मनोनीत किया गया है। मैं बता चुका हूं। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पेड़ अशोक, आधे ज्यादा लड़का पीपल और आम पे लगा कर आता है। और जैसे ही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो पीपल और आम पे लगा देगा। और जैसे कहा जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, वो बारहसिंघा तक पहुंच ही नहीं पाता है। और जैसे ही पूछ लेता है उत्तर प्रदेश राजकीय पुष्प क्या है, वो कमल पे लगा कर चलाता है। उसको राष्ट्रीय और राजकीय में अंतर ही नजर नहीं आता है। तो इसलिए बहुत गंभीरता से देखने का विषय है। अगला पॉइंट, राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय खेल क्या है बेटा उत्तर प्रदेश का? हॉकी है। राजकीय चिन्ह मैं बता चुका हूं, 2 मछली और 1 तीर धनुष है। 1938 में इस चिन्ह को उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मनोनीत किया गया। आइए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा कितने सदन बटी हुई है? विधानसभा का जो सदन है वो कितने भागों में विधानमंडल है? 2 भागों में। द्विसदनीय सदनात्मक कहा जाता है विधानसभा और विधान परिषद। विधान द्विसदनात्मक सदन है, विधानसभा है और विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें 403 हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीटें 99 हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। अब आइए पीडीएफ में समझ लीजिए। लोकसभा सीटें 80 उत्तर प्रदेश के पास है। लोकसभा बेटा मतलब होता है सांसदीय की सीट, जिसमें चुनित होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव अलग होता है और विधानसभा चुनाव अलग होता है। विधानसभा अलग अलग राज्यों को होता है और लोकसभा पूरे भारत का एक होता है। विधान परिषद सीटें 99 हैं। क्योंकि इमरान सर मैंने इसको 100 पढ़ा था, तो पहले बेटा इसमें एक एंग्लो इंडियन जुड़ता था। कौन जुड़ता था? पहले इसमें एक एंग्लो इंडियन जुड़ता था, अब एंग्लो इंडियन हट गया है। अब एंग्लो इंडियन का कोई महत्व नहीं रहा है। 2019 में एंग्लो इंडियन जब हटाया गया है तो पहले एक एंग्लो इंडियन विधान परिषद में होता था, 99 विधान परिषद सदस्य होते थे, टोटल मिलाकर 100 होते थे। अब एंग्लो इंडियन नहीं है तो बचे कितने? 99। एक आध जो बच्चा ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन है तो पूछ नहीं पा रहा होगा। एक आध बच्चे के दिमाग में होगा इमरान सर एंग्लो इंडियन कहते किसे? परिभाषा को समझिएगा। अगर कलम लिए हो और पन्ना लिए हो तो पहले जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी उसको लिख लीजिएगा। सुनिए मेरी बात। वह व्यक्ति एंग्लो इंडियन, जिसे हिंदी में आंग्ला भारतीय कहते हैं, उसकी परिभाषा को समझा रहा हूं मैं आपको। वह व्यक्ति जो उम्र से 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, वर्तमान में भारत में निवास करता हो, उसके पूर्वज भी भारत में नागरिक रह चुके हो, उसे नागरिकता भारत की प्राप्त हो, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो, वह मूलतः यूरोपियन देश का नागरिक हो, जात का ईसाई हो, उम्र से 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। यदि उसे लोकसभा में राष्ट्रपति चाहेगा 2 सीटों पे और विधानसभा में राज्यपाल चाहेगा तो 1 सीट पर मनोनीत कर सकता है। विधान परिषद में भी 1 सीट पर मनोनीत कर सकता है। अब कोई डाउट है? मगर क्योंकि एंग्लो इंडियन 2019 से खत्म कर दिया गया है, अब एंग्लो इंडियन है ही नहीं, तो इसलिए उसको जोड़ा ही नहीं जाएगा। फिर समझ लीजिए, वह व्यक्ति जो उम्र से 25 वर्ष का हो, जात का ईसाई हो, भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो, भारत का वह नागरिक हो, भारत की सभी मूल सुविधाओं पर उसे अधिकार हो, उस व्यक्ति को जो यूरोप देश का नागरिक रहा, उसके पूर्वज कहाँ रहे? यूरोप देश के रहे हों, जात का ईसाई हो, उम्र से 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा में 2 सीटों पर राष्ट्रपति और प्रत्येक विधानसभा में अलग अलग राज्यों के 1 सीट पर राज्यपाल मनोनीत कर सकता है यदि करना चाहे तो। यह आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। करना चाहे करेगा, चाहे तो नहीं करेगा। एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया बेटा। पूरे विधानसभा, पूरे लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 480। और पूरे भारत में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 550। यहाँ 2 एंग्लो इंडियन यहाँ भी थे, वो समाप्त कर दिए गए। अब कोई तकलीफ है?
पूरे भारत में 550 दो एंग्लो इंडियन से समाप्त कर दिए गए हैं। अब 80 सीटें हैं, कोई डाउट नहीं है। विधान परिषद की पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 99 सीटें हैं, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल क्लियर है भाई। आइए अगला पॉइंट। राज्यसभा सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में 31 और पूरे भारत में 250। ठीक है भाई, ठीक है। पूरे भारत में 250 और उत्तर प्रदेश में 31। पूरे सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज। कितनी सीटें? 12 सीटें। मैंने कहा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीटें 403। पूरे विधानसभा की अधिकतम सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी है? अधिकतम 403। पहले यहाँ एक एंग्लो इंडियन होता था जो राज्यपाल चुनता था, अब ये समाप्त हो गया है। तो कितनी सीटों का चुनाव डायरेक्ट होगा? 403 पे चुनाव होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट रखने वाला जिला प्रयागराज है। 12 सीटें इसके पास। पहले 11 थी, कुरान एक और बढ़ी, 12 सीटें विधानसभा की उत्तर प्रदेश के पास प्रयागराज में है। और 3 ऐसे जिले हैं जिनके पास विधानसभा की मात्र 2-2 सीटें। चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा। चित्रकूट, श्रावस्ती और महोबा, यहां 2-2 विधानसभा हैं, 2 विधायक हैं बस। और प्रयागराज में कितने विधायक हैं? 12 विधायक हैं। अब कोई डाउट है? कहीं कोई साइंस बहुत, मैंने कहा था ना, एक क्लास बहुत इंटरेस्टेड है, इसको बहुत गंभीरता से पढ़िएगा, बहुत ईमानदारी से पढ़िए इस क्लास को। इसीलिए मैंने कहा था इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा बेटा अपने मित्रों में, स्टेटस लगा लीजिएगा, सबका लाभ हो जाएगा। शिक्षा सबको मिल जानी चाहिए, ये सबका अधिकार इस पर है। आइए सुरक्षित सीटें देखिए। कितनी सीटें बताई थी विधानसभा की? 400। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा हूं बेटा मैं तुमको। 403 सीटें बताई थी, उसमें 86 सीट सुरक्षित सीट है, जिसमें 84 एससी की है और 2 एसटी की है। 2017 के आंकड़े का था। अब कोई डाउट? 86 सीट है जिसमें 84 सीट किसकी है? एससी की है। इस पे केवल दलित चुनाव लड़ सकता है, न इस पे जनरल लड़ेगा न ओबीसी लड़ेगा। और 2 सीटें एसटी की हैं, आदिवासी की हैं, इस पर एससी भी चुनाव नहीं लड़ सकता। 2017 का अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में कितनी सीटें सुरक्षित हैं, तो बताइएगा 86 सीट सुरक्षित है, जिसमें से 84 सीट एससी की हैं और 2 सीट एसटी आदिवासी की हैं। वर्तमान में विधानसभा की 403 सीटों में ये बात लगभग 200 विधायकों की नहीं पता। इसीलिए कहा था कि उत्तर प्रदेश पढ़ लो, कागज पढ़ना। लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश लोकसभा कितनी सीटें थी बेटा? 80 ना। उत्तर प्रदेश पीछे में पढ़ाया, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 80 सीट में 17 सीट सुरक्षित हैं, केवल और केवल दलित की कोई भी सीट सुरक्षित नहीं है आदिवासी की। 17 सीटें सुरक्षित किसकी? दलित की, एससी की और एसटी आदिवासी की कोई सीट सुरक्षित नहीं। 80 में 17 सीट पर आज केवल दलित चुनाव लड़ेगा, उस पर कोई जनरल, ओबीसी, महिला चुनाव नहीं लड़ सकती। ठीक है भाई, क्लियर जा रहा है ना सब? आगे आइए। प्रदेश में कुल मतदाता, प्रदेश के अंदर कुल मतदाता 14 करोड़ 12 लाख हैं। 14 करोड़ 12 लाख जनवरी 2017 का आंकड़ा है। 14 करोड़ 12 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। और सबसे अधिक संसदीय सीट में मतदान करने वाला जिला गाजियाबाद है और सबसे कम मतदाता बागपत के पास है। सबसे अधिक वह जिला जहां पे मतदाता है उससे क्या कहा गया? गाजियाबाद कहा गया। और सबसे कम मतदाताओं वाला जिला कौन सा है? मतदाता मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुके, व्यस्त हो चुके हों, वो बागपत है, हरियाणा बॉर्डर पड़ जाता है। अब कोई डाउट है? मजा आ रहा है पढ़ने में? एक बार कमेंट कर दीजिए हाँ सर अच्छा लग रहा है पढ़ के। इसीलिए कह रहा हूं कि अभी बहुत कुछ देना बकाया है। अभी तो लाइव क्लास चालू हुई है, अभी तो वीडियो शूट कर रहे हैं। अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, बहुत मजबूत रहेंगे, वादा है। जब कोरोना नहीं हटे तो अब कहाँ हटेंगे? अब तो तोड़ डालेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए आगे आइए। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू? आज एक बात और जान लीजिए,
उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में, इतने लायक तो कहीं है ही नहीं, इसलिए यही है। 10 बार, कितनी बार? 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है और 2002 में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लागू है। 10 बार आज तक किसी भारत के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं। क्लियर हो गई बात? ये 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू है सर। आइए 25 फरवरी 1968 को भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दिमाग में बात चल रही है सर, भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? पंजाब राज्य में। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लागू हुआ था और उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था और यह 25 फरवरी 1969 तक लागू रहा। कोई तकलीफ है? लगभग 1 साल तक यह राष्ट्रपति शासन लागू रहा है और उसके बाद आज तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू है। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू है? 10 बार। कितनी बार भाई? 10 बार। आखिरी बार 10वां जो राष्ट्रपति शासन लागू है सन 2002 में, 1.5-2 महीने की, सन 2002 में मायावती का शासनकाल रहा है। उसी में भाजपा मायावती में कुछ केक को लेकर विवाद हुआ था, उसी में राष्ट्रपति शासन लागू। आगे उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी कौन से मुख्यमंत्री पद पे विराजमान हैं? इसको समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस का रहा है, गोविंद बल्लभ पंत नाम है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस का, उसका नाम क्या है भाई? गोविंद बल्लभ पंत है। आइए आगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं या पूरे भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री? पूछा जाए भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में किस राज्य में सबसे पहले महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। अब नहीं भूलिएगा। कोई डाउट है? आगे आइए। राज्यपाल वगैरह देख लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और 34वीं इनका 34वां कार्यकाल रहा है। व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में। कोई तकलीफ? 34वां कार्यकाल है और 21वें मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मायावती को जाता है। यह 4 बार की मुख्यमंत्री, 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी हैं और यह 4 बार बनाई गई है मुख्यमंत्री। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कोई है तो मायावती जी। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं और ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू, या प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू हैं। 47 से लेकर 49 तक का कार्यकाल रहा है भारत की आजादी के बाद। आगे सब समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी आशा है। आपको बहुत सरल भाषा में एक अक्षर समझा रहा हूँ बेटा, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। इसे किताब भी पढ़ लोगे मगर वो मजा नहीं आएगा जो आपको लेक्चर लेने में आएगा। राज्य और देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू, मैंने आपको बताया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है बेटा। जैसे ही पूछा जाता है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, 90% लड़का लता मंगेशकर पे लगाकर चला आता है, उसको लगता है स्वर से संबंधित। ध्यान रखिएगा, भारत की कोकिला पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। कहीं पे भी नहीं लगाइएगा लता मंगेशकर पर, ठीक है भाई। सर्वाधिक राज्यपाल बनने का श्रेय किसको है? मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी, ये दो बार राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के। मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी ये उत्तर प्रदेश में दो बार राज्यपाल का कार्यकाल पूरा किए हैं। इससे अधिक कोई और राज्यपाल यहाँ पर नहीं बना है। आगे आइए। स्वतंत्रता के बाद भारत का विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है? अगर क्वेश्चन बन गया तो आप क्या करेंगे? स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष बनने का श्रेय राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन को जाता है। यहाँ प्रयागराज में सिनेमा
में एक चंदलोक सिनेमा है, चंदलोक चौराहा कहा जाता है, उस पर जो मूर्ति है वो राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन की है। ये विधानसभा प्रथम अध्यक्ष हैं स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के। विधानसभा अध्यक्ष सबसे अधिक बार बनने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष सबसे अधिक बार बनने का श्रेय आत्माराम को जाता है, गोविंद खरे को जाता है, और नंबर 3 पे केसीनाथ त्रिपाठी को जाता है। केसीनाथ त्रिपाठी प्रयागराज के हैं, आत्मा खरे और आत्माराम और गोविंद खरे और केसीनाथ त्रिपाठी, ये तीनों ऐसे हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं जो 3-3 बार के विधानसभा अध्यक्ष। कितनी बार? 3-3 बार बनाए गए ये विधानसभा अध्यक्ष। अब कोई डाउट है? आत्माराम, गोविंद खरे और केसीनाथ त्रिपाठी ये विधानसभा के वो अध्यक्ष हैं जो 3-3 बार विधानसभा के सर्वाधिक अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त करते हैं। आगे आइए। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन है? चंद्रभाल। अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन या सभापति कौन बनाया गया, क्या बताएंगे? चंद्रभाल। चंद्रभाल। और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में तो आप बताएंगे हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित। आगे आइए। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? जो भारत उत्तर प्रदेश में न्यायालय की स्थापना हुई उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा 1986 से 87 तक इनका मामला रहा। न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। प्रथम लोकायुक्त कौन रहे हैं? तो बताइएगा विशंभर दयाल रहे। पूछा जाएगा प्रथम लोकायुक्त कौन रहे, तो बताइएगा विशंभर दयाल रहे, 77 से लेकर 82 तक। अब कोई डाउट? मैं बार बार कहता था आप सबसे, आप सबने गौर नहीं किया। आप सबको केवल लगता था कि केवल मैथ चलेगी, हिंदी चलेगी। मैंने कहा था कि शुरुआत करने दो। इमरान सर न इतने हल्के थे, ना हल्के हैं, न रहेंगे। मेरे तकदीर में कुछ है नहीं, इन रेखाओं को मिटाने की क्षमता है। और मैं जब तक कोई काम पूर्ण रूप से कर नहीं लूँगा तब तक मैं मानूंगा नहीं, मैं चाहे अकेले करूँ। आप सबका सहयोग रहे, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है। कोविड-19 जैसे इस विकराल समय में भी स्वस्थ रहे, आशंकित जरूर है मगर स्वस्थ रहे। अपनी टीम इकट्ठा करके इस प्रयागराज में कंटिन्यू पढ़ाते रहे, कहीं एक दिन भी ढीले नहीं पढ़ाना। आगे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? पूछ लिया गया। तो राज्य मानव आयोग का गठन 2007 में किया गया। कब किया गया? 7 अक्टूबर 2007 में किया गया है। राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया। 14 सितंबर 2005 में राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया है। राज्य मानवाधिकार का गठन 2007 में किया गया। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में किया गया है उत्तर प्रदेश में। कब किया गया? 1962 में किया गया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं, परमानेंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आइए। राज्य सूचना आयोग का गठन मैं आपको बता चुका। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 2013 में किया गया है। 2013 में 12 जुलाई 2013 किसका गठन किया? राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 1993 में किया गया। जो अल्पसंख्यक कोटा है, अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन कब किया गया है? 1993 में किया गया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया। हाँ या ना? ये डेटा कम है। अब कोई डाउट है? आगे आइए। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कुल कितने कारागार, मतलब होता है बेटा जेल। क्या होता है? कारागार मतलब होता है जेल। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कारागार है? बताइएगा 70। उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी कारागारों की जिला कारागार की संख्या बताइएगा 60। अलग अलग जिलों में कितनी कारागार हैं? 60 कारागारें हैं। उत्तर प्रदेश में उप कारागारों की संख्या जो है वो 2 है, एक महोबा है और एक देवबंद है। उप कारागार छोटी कारागार वो कितनी है? 2 हैं। जिला कारागार 60 हैं और केंद्रीय कारागार जो आगे पीडीएफ में पढ़ोगे वो 5 हैं। आगे आइए देखिए,
केंद्रीय कारागार देखिए मैंने पहले बता रखा था 5 हैं केंद्रीय कारागार, एक बरेली है, एक आगरा है, एक वाराणसी, एक फतेहगढ़ है, एक नैनी है। ध्यान रखिएगा, एक बरेली है, एक आगरा है, एक वाराणसी, एक फतेहगढ़ है और एक नैनी है। प्रयागराज में नैनी नामक स्थान पर है। बरेली कारागार उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीनतम कारागार। बरेली कारागार उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीनतम कारागार है। और आगे ये देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा में स्थापित जरूर है, मगर मान्यता बरेली को पास है, विशेष ध्यान रखिएगा। पूछा जाए प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा, मैं पूछा जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम केंद्रीय कारागार जो सबसे प्राचीनतम रही है, बाद में दर्जा उसे प्राप्त हुआ, उसे बरेली कहेंगे। और सबसे बड़ी कारागार भी बरेली है। आगे आइए, आदर्श नारी निकेतन। आदर्श नारी निकेतन या आदर्श कारागार कहा जाता है। इसे 1994 में 1949 को लखनऊ में स्थापित किया गया। लखनऊ में स्थापित किया गया। आगे आइए, नारी बंदी निकेतन, जहां महिलाएं अपनी सास को जब चाकू भोग देती हैं तो जहां जाती हैं उसे कहा जाता है नारी बंदी निकेतन। ये लखनऊ में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? नारी बंदी निकेतन लखनऊ में स्थापित है। किशोर सदन अलगत जो 18 साल से बच्चे कम होते हैं, 18 वर्ष से बच्चे जो कम होते हैं और अपराध कर देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, उन्हें हम नॉर्मल कैदियों के साथ नहीं रखते हैं, उन्हें हम किशोर सदन कारागार में रखते हैं। और वो कहाँ पे है? बरेली में स्थापित। एक है पूरे उत्तर प्रदेश में, बरेली में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण केंद्र संस्थान लखनऊ में। अगर पूछा जाए कारागार प्रशिक्षण केंद्र संस्थान कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? लखनऊ में स्थापित है 1940 में। अगला पॉइंट आइए, राज्य में नगरों की कुल संख्या। राज्य में नगरों की कुल संख्या 915 है। राज्य में मंडलों की संख्या 18 है। राज्य में जिलों की संख्या 75 है। नगर कितने हैं? 915। कितने मंडल में उत्तर प्रदेश बटा है? 18 मंडल में उत्तर प्रदेश बटा है। कितने जिलों में उत्तर प्रदेश बटा है? 75 जिले में उत्तर प्रदेश बटा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा बेटा? लखीमपुर खीरी है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है जिस जिले का, जो सबसे अधिक फैलाव रखता है अपनी जमीन का, वो जिला नाम है लखीमपुर खीरी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। हापुड़ हरियाणा बॉर्डर है, बहुत छोटा जिला ही है, 660 वर्ग में मात्र है ही ये जिला हापुड़। उत्तर प्रदेश की सकल जनसंख्या 19,98,12,341। इसको नॉर्मली में आप ये कह सकते हो 19,95,00,000। 1-2 लाख का इधर उधर होना कोई बड़ा विषय नहीं। 19,95,00,000 इसका मूल उत्तर प्रदेश जनसंख्या है। और ये आंकड़ा जो है 2011 का है, 15वीं जनगणना के आधार। किस जनगणना के आधार बेटा? 15वीं जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आबादी 19,95,00,000 अर्थात 19,98,00,000 कह सकते हो। 3 लाख इधर उधर कोई लेना देना नहीं है। इसको 16.50 भी कर सकते हो, पूरे घबराना मत। पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है, भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 16.50% जनसंख्या या 51% जनसंख्या किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। क्षेत्रफल में पहले बढ़ा चुका हूं। क्षेत्रफल में हम कितना जमीन रखते हैं अपने पास संपूर्ण भारत की? 7.33%। और संपूर्ण भारत की जनसंख्या कितना परसेंट रखते हैं? 16.50%। यहां इतिहास तोड़ दो, यहां इतिहास तोड़ दी। आइए महिला जनसंख्या देख लीजिए, 9,53,31,831। पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत 47.71 है। 47.71 है। इसका मतलब है जेंडर रेशियो डैमेज है, पुरुष ज्यादा है और महिलाएं कम हैं। पुरुषों संख्या 10,44,80,510 अर्थात 52.29% पुरुष उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। कोई तकलीफ है? इसका मतलब है कि हम लगभग 4 से 5% पुरुष अधिक हैं महिलाओं की अपेक्षा। स्त्री और पुरुष का जो लिंगानुपात है वो 912 पे 1000 पुरुष है। 912 महिलाओं पर
1000 पुरुष उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इसका मतलब है जेंडर रेशियो, लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का डैमेज। आगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है बेटा, पहले समझो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ उत्तर प्रदेश में नागरिक हैं। बहुत जनसंख्या घनत्व बिहार से कम है, मगर यहाँ की जनसंख्या घनत्व की स्थिति बहुत दयनीय है। बिहार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला राज्य है। सबसे खराब लिंगानुपात वाला राज्य अगर देखा जाएगा तो राजस्थान आपका हरियाणा है। आइए उत्तर प्रदेश में दशकी वृद्धि दर। दशकी का मतलब क्या होता है बेटा, पहले ही बताओ। दशकी का मतलब होता है 10 वर्ष। क्या होता है? 10 वर्ष। जनगणना होती कितने दिन में है? 10 वर्षों में एक बार। 2001 में 14वीं जनगणना हुई थी और 2011 में 15वीं जनगणना हुई। और इसके बीच में 10 साल में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग बढ़े? 20.20% या 2%। आंसर उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या बता रही हो, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत की प्रथम जनगणना बेटा कब हुई? कोई कमेंट करके बताना चाहे बता दे, कर लीजिए कमेंट। 1861 में और 1872 में लॉर्ड रिपन के द्वारा भारतीय व्यवस्था की प्रथम सुसंगठित जनगणना हुई। प्रथम जनगणना करने का श्रेय लॉर्ड मेयो को जाता है और प्रथम सुसंगठित जनगणना करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। और एक बात और क्लियर कर लीजिए, स्वतंत्र भारत में 7 जनगणनाएं, पराधीन भारत में, गुलाम भारत में 8 जनगणनाएं, 8, 7, 15 जनगणनाएं। 2011 में 15वीं जनगणना। अब कोई डाउट है? अगर पूछा जाए आज जनसंख्या में आखिरी जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई, तब बताइए 2001 में 14वीं जनगणना हुई, 2011 में 15वीं जनगणना हुई। आखिरी दशकी वृद्धि दर 20.20% की पाई गई। बहुत खतरनाक तरीके से 2001 से 11 के मध्य जनगणना जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बढ़ी। आगे कुल साक्षरता दर। कुल साक्षरता दर देखिए भाई 67% है, जिसमें पुरुष हैं 77.3% पुरुष हैं और 57.2% स्त्री साक्षर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? 75 जिलों में कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर है? गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला केवल 46.74% लोग पढ़े लिखे हैं, श्रावस्ती है। श्रावस्ती यही फैजाबाद सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से फैजाबाद, फैजाबाद के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच। ठीक है भाई, गोंडा से बहराइच। ठीक, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। खूब इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। न जल्दबाजी में पढ़ाया जाएगा, आप घबराइए मत। आइए आगे आइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला भी प्रयागराज, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी प्रयागराज। क्लियर रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। भाई लगभग यहाँ 60 लाख लोग रहते हैं। कब? 2011 में। इस समय 70 हो गए होंगे। 10 तो बढ़ी गए, गंभीर इतने थोड़ी, 10 तो बढ़ा ही लेंगे, किसी हाल में बढ़ा लेंगे, कोरोना हो चेक करवाना हो। ठीक, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, 8,75,000 यहाँ लोग हैं ही। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है महोबा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला 75 जिलों में क्या है? प्रयागराज है, लगभग 60 लाख की आबादी। आगे आइए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक लोग रहते हैं। अगर ये मान लो तो यहाँ ज्यादा लोग रह रहे हैं, यहाँ ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर कम लोग रह रहे हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम जनसंख्या घनत्व जहां है उस जिले का नाम ललितपुर है, और सबसे अधिक जहां जनसंख्या पाई जाती है उसे हम गाजियाबाद कहते हैं, क्योंकि रोजगार वहां अधिक है भाई। रोजगार अधिक होगा, जनसंख्या अधिक होगी, क्योंकि बंबई लोग जाएंगे ना, बंबई से उत्तर प्रदेश भैंस चराने थोड़ी जाएंगे, आया ना। तो जहां रोजगार अधिक होगा, रोजगार की तलाश में, संभावना में वहां अधिक लोग जाते हैं, इसलिए वहां जनसंख्या बढ़ जाती है। इसीलिए गाजियाबाद की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलती मत करिएगा।
अगर जनसंख्या पर क्वेश्चन बनेगा तो प्रयागराज का नाम आएगा, और जनसंख्या घनत्व पर क्वेश्चन बनेगा तो गाजियाबाद जाएगा। अब कोई डाउट है? अब कोई डाउट है? क्लियर है ना भाई? आगे आएंगे। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, और नंबर 1 पे बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला राज्य कौन सा है? बिहार है। कहोगे इमरान सर एक बात समझ नहीं आई, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे अधिक है और जनसंख्या घनत्व में चौथे स्थान पर है, तो बेटा उत्तर प्रदेश के पास अगर जनसंख्या अधिक है तो चौथा स्थान भी रखता है पूरे भारत में क्षेत्रफल में। इसका मतलब जनसंख्या अधिक है तो क्षेत्रफल भी इसके पास अधिक है। मगर बिहार के पास जनसंख्या अधिक तो है मगर क्षेत्रफल उतना अधिक नहीं है, इसलिए वहां प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या अधिक बढ़ जाती है। ऐसे आ जाता है, ये उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा और ये बिहार पड़ जाएगा। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वालों की संख्या सबसे अधिक है और यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वालों की संख्या चौथे स्थान पर है। उधर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर है। ये साले पढ़े लिखे जरूर हैं मगर उसके बावजूद जाहिल दे पैदा किए पड़े हुए। आगे बढ़ो। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है? कानपुर की बढ़ी है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है? कानपुर की बढ़ रही है। सर्वाधिक लिंगानुपात जिस जिले का उसे जौनपुर कहते हैं, सबसे अधिक लिंगानुपात मतलब यहाँ पे स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का अच्छा अनुपात है, उसे क्या कहा गया? जौनपुर कहा जाएगा। 1024 स्त्री पर 1000 पुरुष हैं। इससे अच्छा क्या होगा? एक के साथ एक फ्री भी कहीं भी हो सकता है ना? तो इसका मतलब 1024 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं जौनपुर में? 1000 पुरुष हैं। इसका मतलब ये है कि 2011 का आंकड़ा है। कोई डाउट? आगे सबसे गंदा लिंगानुपात, सबसे न्यूनतम छोटा लिंगानुपात कहाँ का है? जो सबसे घटिया है वो गौतम बुद्ध नगर का। मैंने पहले बताया नहीं, पढ़े लिखे जाहिल। गौतम बुद्ध नगर जहां पर लिंगानुपात सबसे डैमेज है, बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर 851 लड़कियों पर 1000 पुरुष हैं ही 2011 के आधार पर। 851 लड़कियों पर कितने पुरुष हैं? 1000 पुरुष हैं। अरे भाई साहब 851 से 851 की शादी हो जाएगी तो बचे हुए कहाँ जाएंगे? कितने बनेंगे उसमें? अटल जी और कलाम जी, ममता बनर्जी, बेचारे लड़कों मर जाएंगे। आगे आएंगे। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र केंद्र है। परमाणु संयंत्र केंद्र का मतलब है जहां बिजली का उत्पादन किया जाता है, वह नरौरा नामक स्थान पर स्थापित है। कहां पे स्थापित है भाई? नरौरा पे स्थापित है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है बेटा। 1887 में इसकी नियुक्ति की गई है। अभी वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। 1887 में इसकी नियुक्ति की गई, स्थापित किया गया, बनाया गया है। सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है बेटा? रामगंगा बांध है। यह बिजनौर नामक स्थान पर स्थापित है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपया बताई गई है। 208, मगर इसको मुझे लगता नहीं सही है, मेरा आंकड़ा है तो इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं। 50,000 आय अध्ययन के डायरेक्टर की नहीं है तो विद्यार्थियों का है। 2016-17 का आंकड़ा है। सुन के संतुष्टि अच्छी आ रही, 50,000 रुपये जेब में। उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 50,203। ये आंकड़ा किसी भी हाल में सही नहीं है, मगर मानना जरूरी है क्योंकि किताब में आंकड़ा है तो उसको मान लिया जाता है। सरकारी विरुद्ध जाया नहीं करते। प्रदेश से सटे राज्य, तो प्रदेश का समझिएगा बेटा, उत्तर प्रदेश से 8 राज्य की सीमाएं छूटी। कितने राज्यों भाई? 3, 3, 6, 1, 7, 1, 8। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य की सीमाएं छूटी हैं। कहोगे इमरान सर कौन कौन से राज्य छुएंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को बेटा बिहार छुएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा को झारखंड छुएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा को उत्तराखंड छुएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा को छत्तीसगढ़ छुएगा, राजस्थान छुएगा,
मध्य प्रदेश छुएगा, हिमाचल प्रदेश छुएगा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। एक बताओ भाई, जल्दी कमेंट करो, मैं बता ही दूंगा अभी। बताओ जान लेंगे, हाँ तुमको आता है। 8 राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश को छुएंगी, वो 8वां राज्य कौन सा होगा? मैंने कहा झारखंड छुएगा, मैंने कहा बिहार छुएगा, मैंने कहा मध्य प्रदेश छुएगा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ छुएगा, मैंने कहा राजस्थान छुएगा, मैंने कहा उत्तराखंड छुएगा, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश छुएगा। एक राज्य की सीमा कमेंट करके बता दो, मैं बता दूं। हरियाणा राज्य। पूरे उत्तर प्रदेश में को 8 राज्य की सीमाएं अलग अलग छुएंगी। सबसे बड़ी जो सीमा छुएगी उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन अगर पलट गया और पलट के उसने पूछ लिया उत्तर प्रदेश को कौन सी राज्य की सीमा जो सबसे अधिक विस्तार तक छूती जाएगी, तो ध्यान रखिए बेटा, मध्य प्रदेश सबसे अधिक छुएगी और सबसे कम छूने वाली सीमा का नाम हिमाचल प्रदेश होगा। तस्करी को निकल जाएगी, दूसरा राज्य चालू हो जाएगा। आपको डाउट? 8 राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश को छुएंगी। उत्तर प्रदेश को एक केंद्र शासित राज्य की सीमा दिल्ली छुएगी। उत्तर प्रदेश को एक केंद्र शासित राज्य की सीमा दिल्ली छुएगी और उत्तर प्रदेश को एक देश की सीमा नेपाल छुएगी। उत्तर प्रदेश को एक देश की सीमा नेपाल छुएगी, उत्तर प्रदेश को एक केंद्र शासित राज्य की सीमा दिल्ली छुएगी और उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों की सीमाएं छुएंगी। सबसे अधिक दूरी तक छूने वाली सीमा मध्य प्रदेश होगी और सबसे कम दूरी तक छूने वाली सीमा का नाम हिमाचल प्रदेश होगा। अब कोई डाउट है? कतई भूल मत सोचना कि सर पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। ये तो आपके लिए बड़ा आसान कर दे रहा हूं। खेला तो बहुत यही चालू कर दूं, मगर ये राइटिंग आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी। ये पीडीएफ इसलिए मैंने ही बनवाया है ताकि आपको एक एक अक्षर समझाने में, समझने में, नोट्स बनाने में बड़ी आसानी हो जाए। पीटी लागू हो जाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश का महत्व बढ़ चुका है, चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म हो। आगे आओ भाई, ये यहाँ लिखा भी है उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 8 है, एक केंद्र शासित राज्य मैंने बताया टोटल 9 है। अगर पूछा उत्तर प्रदेश के सटे राज्यों की सीमा कितनी है तो 9। उत्तर प्रदेश को राज्यों की सीमाएं छूती हैं 8। उत्तर प्रदेश के शासित राज्यों की सीमाएं छूती हैं 1। उत्तर प्रदेश कुल कितनी राज्यों की सीमाएं छूती हैं 9। उत्तर प्रदेश देश की कितनी सीमाएं छूती हैं 1। नेपाल। आपको जाओ, मुझे आशा है जो ईमानदारी से पढ़ रहा होगा उसकी मुट्ठी में कुछ होगा, जो व्हाट्सएप खेल रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं हम, आप बहुत कुछ हम भी खोते हैं। एक एक अक्षर मेरे विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, वहीं 1 घंटे खड़े रहना शुरू हो जाता है। बहुत ईमानदारी से पढ़ो बेटा, सफलता सुनिश्चित करो, चाहे जितना हारे रहोगे एक दिन जीतना तय है। घंघोर अंधेरे के बाद एक प्रकाश की किरण पूरे दुख को दूर कर देती है और पूरा जगत प्रकाशमय हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का, बहुत ज़रूरी वीडियो था आज, इसलिए मैंने इसको बता दिया। मैंने पीछे बता रखा था, यहाँ पर ध्यान रखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश को कुल कितनी राज्यों की सीमाएं छूती हैं। मैंने कहा उत्तराखंड, मैंने कहा हरियाणा, मैंने कहा दिल्ली। ये केंद्र शासित राज्य है, यही केंद्र शासित दिल्ली है। मैंने कहा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। पीछे समझा चुका हूँ। एक सीमावर्ती देश नेपाल। अब कोई डाउट है? ये उत्तर प्रदेश का विविध, उत्तर प्रदेश विविध को जानना जरूरी था, उत्तर प्रदेश को समझना जरूरी था। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा गया। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश पहले राजधानी आगरा रही, फिर लखनऊ हुई, फिर आगरा हुई, फिर इलाहाबाद हुई, फिर लखनऊ हुई। मैंने बताया उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों की सीमाएं छूती हैं। मैंने बताया उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें 403 हैं। मैंने बताया उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है वो प्रोसारस है। मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश के 34वें कार्यकाल के रूप में योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मायावती को। सबसे प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं, जिन्हें भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, या प्रथम महिला राज्यपाल के नाम से भी जानी जाती हैं उस देश की। मैंने बताया उत्तर प्रदेश के अंदर 5 केंद्रीय कारागार हैं। मैंने बताया राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया है। सारे जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने आपको सारे बता दिए। अगला पॉइंट जो होगा, अगली क्लास यूपीजीएस की होगी, वो अगले पॉइंट पे होगी, बिंदु पर होगी। आज के लिए इतना ही। आशा है कि इस वीडियो को आप सब अपने सारे मित्रों तक पहुंचाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे।
इमरान सर अगर आपके साथ खड़े हैं तो आप भी इमरान सर के साथ खड़े हैं, ऐसी आशा है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।